हे गाइस व्हाट्स अप। होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और आज डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वालिटी 14 टू 18। इस वीडियो के लास्ट में ही हम 5 एमसीक्यूज भी कर लेंगे, यानी कि ये पूरा कंप्लीट लेक्चर देखने के बाद राइट टू इक्वालिटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो राइट टू इक्वालिटी है, इसके 14 से शुरू होके आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे खत्म होता है, जिसमें पहला जो है हमारा आर्टिकल 14 वो ये डिस्कस करता है इक्वालिटी बिफोर लॉस एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि आर्टिकल 14 एक आया इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 15 जो कि बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देन हमारा आर्टिकल 17 एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड आर्टिकल 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। यानी कि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18 के अंदर इन 5 आर्टिकल्स को बताया गया है। तो एक एक करके इन 5 आर्टिकल्स को समझेंगे और एट द लास्ट हम इन 5 आर्टिकल्स के एक एक एमसीक्यू को सॉल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 किस चीज के बारे में बात करता है? आर्टिकल 14 बोलता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि भारत के सीमा के अंदर स्टेट, राज्य जो है वो किसी भी इंसान को इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से डिनाई नहीं करेगा। यानी कि आर्टिकल 14 दो चीज को स्टैब्लिश करने का बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब आप सोचोगे कि हमारे संविधान में इक्वालिटी को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है? आज भी अगर आप इंडियन सोसाइटी को देखोगे तो कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी के अंदर डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर बहुत ज्यादा है। ये जो गैप है बिटवीन द रिच एंड पुअर ये काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी हमारे सोसाइटी के अंदर शुरू से ही रहा है। आज भी आप देखोगे तो काफी ऐसे जगह है जहां पे आपको इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा देखने को मिले। तो इस इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए और इक्वालिटी को स्टैब्लिश करने के लिए ही आर्टिकल 14 टू 18 काम करता है, जिसमें से सबसे पहला आर्टिकल 14 दो चीजों के बारे में बताता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी कि आर्टिकल 14 दो चीज से डील करेगा, एक इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये हमारा ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। यानी कि ये क्या बोलता है कि स्टेट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मेकिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू सिटीजन। यानी कि दो सिटीजन अगर दोनों ने सेम क्राइम किया है तो वहां पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यानी कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, यानी कि कानून के नजर में दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए आपने कहीं पे कुछ लॉ को ब्रेक किया और उस लॉ को ब्रेक करने के पीछे आपको फाइन देना होगा 1,00,000 रुपए। अब जिस इंसान का सैलरी 10,000 रुपए है उसे भी 1,00,000 रुपए देना है, और जिस इंसान का सैलरी 5,00,000 रुपए है उसे भी 1,00,000 रुपए देना है। तो यहां पे तो आपने इक्वालिटी बिफोर लॉ स्टैब्लिश कर दिया, दोनों को इक्वल ट्रीट किया। बट आप सोच के देखो कि जिसका 5,00,000 रुपए सैलरी है वो तो तुरंत 1,00,000 रुपए का फाइन दे देगा और छूट जाएगा। बट जिसका 10,000 रुपए सैलरी है उसको वही 1,00,000 रुपए देने में 1 साल का समय लग जाएगा। यानी कि इक्वालिटी तो स्टैब्लिश हो गया, बट यहां पे कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी देखने को मिला। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ नेगेटिव कॉन्सेप्ट इसीलिए हुआ या क्योंकि यहां पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। बट कई बार आपको क्या होता है कि कहीं कहीं डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव ग्राउंड में करना पड़ता है। तो वहीं पे आर्टिकल 14 दूसरे चीज के बारे में बताता है, दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस अलाउस प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन।
यानी कि कई बार आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड कि वो प्रोटेक्टिव हो, किसी बंदे को प्रोटेक्ट कर रहा हो। तो ये भी याद रखना है कि ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है और ये पॉजिटिव इन नेचर होता है। तो यानी कि आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ स्टैब्लिश करने की बात करता है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी स्टैब्लिश करने की बात करता है। नेक्स्ट जो यहां पे बताया गया है रूल ऑफ लॉ के बारे में, कई बार ये कॉन्सेप्ट आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलता है। तो बेसिकली जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, जो कि एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट एवी डाइसी ने दिया था। ये याद रखना है कि ये एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट के द्वारा दिया गया था, ब्रिटिश ज्यूरिस्ट के द्वारा दिया गया था जिनका नाम है एवी डाइसी। यानी कि जो रूल ऑफ लॉ है ये इक्वालिटी बिफोर लॉ को एस्टैब्लिश करता है। और इक्वालिटी बिफोर लॉ का 3 कंपोनेंट होता है। इस रूल ऑफ लॉ का 3 कंपोनेंट है। पहला, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर। आर्बिट्री मींस मनमाना, मनमानी ढंग से कुछ चीज को करना। तो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, यानी कि नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ। यानी कि जब तक आपने कोई लॉ ब्रेक नहीं किया है तब तक आपको कोई भी पनिश नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इसका एलिमेंट है इक्वल सब्जुगेशंस फॉर ऑल सिटीजन, यानी कि हर सिटीजन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और थर्ड एलिमेंट बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बना क्योंकि इंडिविजुअल्स के राइट को प्रोटेक्ट करना था, यानी कि इंडिविजुअल्स संविधान से भी पहले आते हैं। ठीक है। और ये याद रखना है कि ये रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अंदर रखा गया है, तो इसे कभी भी पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है। इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ये तो हो गया बात आर्टिकल 14 का। अब क्या आर्टिकल 14 में कुछ एग्जम्पशन भी दिया गया है? तो बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें याद रखना, क्योंकि कई बार प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को अंडर आर्टिकल 361 कुछ एजम्पशंस, एक्सेप्शंस दिए गए हैं। जैसे इनके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कोई सिविल प्रोसीडिंग, नो अरेस्ट, नो आंसरेबल टू एनी कोर्ट। यानी कि इनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं चला सकते, इनके ऊपर कोई सिविल केस नहीं चला सकते, इनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते, और ये जो भी अपने पोजीशन में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो इसके लिए वो कहीं भी आंसरेबल नहीं होंगे। सेम गोस विथ एमपीज एंड एमएलएस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आर्टिकल 105 इसका कहना है कि कोई भी एमपी या एमएलए पार्लियामेंट के अंदर कोई भी अगर बात कहता है तो उसके लिए उसके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं लगाया जा सकता। सेम गोज विथ पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 361 ये न्यूज को मिलता है। यानी कि कोई भी बात अगर आप न्यूज में पब्लिकेशन कर रहे हो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग का या स्टेट लेजिस्लेचर का, तो उसके लिए आपको कहीं आंसरेबल नहीं होना होगा। फॉरेन डिप्लोमेट्स को भी कुछ यहाँ पे छूट मिलती है आर्टिकल 14 के तहत। तो ये कुछ एग्जाम्पशन है आर्टिकल 14 का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो बेसिकली आर्टिकल 14 कुल मिला के 2 चीजों के बारे में बात कर रहा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि इंडियन सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट करने का जो रिवाज चला है ये काफी पुराना है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन शुरू से ही होते हैं। तो जब संविधान बनाया गया तो संविधान बनाने वालों ने ये सोचा कि किस तरीके से हम डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर सके। तो यहाँ पे आर्टिकल 15 को लाया गया, जिसके अंदर काफी सारे सब क्लॉजेज है जो कि डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात करते हैं। जिसमें से आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। यानी कि स्टेट किसी भी सिटीजन के लिए इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि वो किस रिलीजन का है, किस रेस का है, किस कास्ट का है, किस सेक्स का है, या किस प्लेस ऑफ बर्थ का है। यानी कि धर्म, रेस, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। वहीं ओनली बी सब्जेक्टेड टू एनी रेस्ट्रिक्शन टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। यानी कि जो भी पब्लिक प्लेसेस है, चाहे वो शॉप्स हो,
पब्लिक रेस्टोरेंट हो, होटल्स हो, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट हो, कुआं हो, टैंक्स हो, बाथिंग आर्ट्स हो, रोड्स हो, या कोई भी ऐसा जगह जो स्टेट फंड से बनाया गया हो और जनरल पब्लिक के लिए हो, वहां पे कोई भी आपको जाने से नहीं रोक सकता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अगेन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इन ग्राउंड्स पे आपको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। एक्सप्लेनेशन एंड पर्पस, कि इसका पर्पस क्या था। बेसिकली आर्टिकल 15 को लाने के पीछे का पर्पस क्या था, कि समाज में सोशल इक्वालिटी बन सके। ये स्लाइड्स में जितने भी पॉइंट्स है, यहां से कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो समाज में सोशल इक्वालिटी आ सके और डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जा सके, यानी कि जितना कम से कम डिस्क्रिमिनेशन हो सोसाइटी में। तो इसलिए हमें यह भी याद रखना है कि ये स्टेट्स के साथ साथ प्राइवेट एंटिटीज के ऊपर भी लागू होते हैं। यानी कि स्टेट तो डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं सकता है, साथ ही साथ ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर भी लागू होता है कि वो भी डिस्क्रिमिनेट ना करे। इट इंश्योर इक्वल एक्सेस टू पब्लिक स्पेसेस एंड सर्विस, कि हर पब्लिक स्पेस का सबको इक्वल एक्सेस हो। यानी कि अगर कोई प्लेग्राउंड है जो सरकार के द्वारा बनाया गया है, तो वहां पे हर एक इंसान को जाने का मौका मिले। इट अप्लाइज ओनली टू सिटीजन्स एंड नॉट फॉरेनर्स, तो यानी कि याद रखना है कि ये खाली सिटीजन्स के लिए है, बाहर देश के कोई भी इंसान के लिए ये आर्टिकल 15 नहीं है। ठीक है, कई बार आप रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो कि कोई हिंदू कोई मुस्लिम के धर्म के स्थान पे नहीं जा सकता, तो काफी ऐसा चीज है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। बट ये याद रखना है कि ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है, ओनली टू सिटीजन्स। वहीं आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 क्या बोलता है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन। वुमेन्स और चिल्ड्रेन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं। वो प्रोविजंस क्या है, कि द स्टेट इज अलाउड टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चे और औरतों के लिए स्टेट कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है, एफर्मेटिव एक्शन ले सकता है। एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव इन नेचर, पॉजिटिव एक्शन लिया जा सकता है। यहां पे पॉजिटिव एक्शन लेना अलाउ है, लाइक रिजर्वेशंस, वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रन आर परमिटेड। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव वे में वुमेन और चिल्ड्रन के लिए आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 अलाउ करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4, स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लास। कई बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए भी यहां पे कुछ प्रोविजंस डाला गया है, जैसे स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ, स्टेट कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। जो लोग सोशली, सामाजिक या एजुकेशन के तौर पे बैकवर्ड रह गए हैं, या कोई शेड्यूल कास्ट का है या शेड्यूल ट्राइब्स का है, तो ये 3 कैटेगरीज में आपको अलाउ है कि आप स्पेशल प्रोविजंस के तहत कुछ रिजर्वेशन दे सकते हैं। ये कब ऐड किया गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, यानी कि 50 में संविधान लागू हुआ था 1950 में, और 51 में जो सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ उसी से इसको ऐड कर दिया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 कब ऐड किया गया। टू क्लैरिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ रिजर्वेशन, क्योंकि रिजर्वेशन हमारे देश का एक शुरू से बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और आज भी ये मुद्दा है। तो रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी यानी कि संवैधानिक दर्जा देने के लिए, कि रिजर्वेशन एक संवैधानिक दर्जा मिला, ये मिला फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 सब क्लॉज 4 जब ऐड हुआ आर्टिकल 15 में, कि भाई इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आप रिजर्वेशन दे सकते हो। फिर जब बात आगे बढ़ी तो फिर सब क्लॉज 5 को भी ऐड किया गया, रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 अलाउ किया कि आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी आप रिजर्वेशन दे सकते हो, एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, जो आर्टिकल 30 में बनाया जाता है, पढ़ेंगे हम लोग। तो यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन अलाउ किया गया वाया सब क्लॉज 15(5). फिर जब ये और आगे बढ़ा गया तो इसमें सब क्लॉज 6 भी ऐड किया गया। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS, जो कि आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये मुद्दा चलता है, ईडब्ल्यूएस किसको कैटेगरी में रखा जाए, किसको नहीं रखा जाए। बेसिकली आप अगर जनरल में भी हो बट आपका इकोनॉमिकली उतना स्टेटस अच्छा नहीं है तो आपको सरकार कुछ रिजर्वेशन देती है। इसे 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ऐड किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस एंड गिव्स अप टू 10% ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये 10% रिजर्वेशन आपको कब मिल रहा है, जब आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हो। तो ये आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 में ऐड किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स देख लेते हैं आर्टिकल 15 से रिलेटेड, जैसे स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपक दोराजन केस 1951। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लीडिंग टू फर्स्ट अमेंडमेंट विच इंट्रोड्यूस सब क्लॉज 4 टू आर्टिकल 15। चंपक दोराजन केस में क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया था, क्योंकि आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, यानी कि कास्ट के आधार पर भी रिजर्वेशन नहीं मिल सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ उससे ऐड किया गया कि ठीक है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है और जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लास है, इनको रिजर्वेशन दिया जाए। तो इसी में सब क्लॉज 4 ऐड किया गया था। तो इसीलिए चंपक दोराजन केस 1951 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने सब क्लॉज 4 को ऐड करवाया था। अगेन इंद्र सहवानी केस 1992 अपहेल्ड रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी अंडर आर्टिकल 15(4)। इसने बोला कि ओबीसी का भी रिजर्वेशन इसमें होना चाहिए और टोटल रिजर्वेशन जो है वो 50% होना चाहिए और इसमें क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड कर देना चाहिए। क्रीमी लेयर क्या है, तो बेसिकली ओबीसी के अंदर भी वैसे लोग जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस में है या जिनका इनकम एक अच्छा खासा लेवल पे 8 लाख 9 लाख, वो आपको देखना होगा चेक करके, तो उसे आप क्रीमी लेयर के कैटेगरी में रखोगे और उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा ओबीसी का सर्टिफिकेट से। तो ये चीज यहाँ पे इंद्र सहवानी केस में बताया गया 1992 के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 16, जो कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये जो है ये किस चीज के बारे में आपको बता रहा है, तो ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको इक्वालिटी दे रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आर्टिकल 16 इंश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर स्टेट, यानी कि हर एक सिटीजन को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगा फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। बट यहां पे कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी किए जाएंगे। क्लॉज वाइज समझते हैं, तो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, ऑल सिटीजन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट टू एनी सर्विस अंडर स्टेट। तो ये तो हमने देख लिया। किस किस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है, तो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 तो वही है जो आर्टिकल 15 में था। 2 नया ऐड हो गया, रेसिडेंस एंड डिसेंट। रेसिडेंस मतलब आप किस जगह के हो, निवास स्थान आपका क्या है। डिसेंट मीन्स कि आपका बर्थ दादा परदादा का, उसे डिसेंट कहा जाता है। तो बेसिकली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंट एंड डिसेंट, ये 2 चीज ऐड हो जाता है नया यहाँ पे, यानी कि इसमें 7 कैटेगरीज है। इस पे आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 क्या कहता है, ये कहता है रेसिडेंस रिक्वायरमेंट, यानी कि पावर ऑफ पार्लियामेंट कि वो रेसिडेंस को एक कंडीशन बना सकता है। कई कई जगह क्या होता है कि आपको उस स्टेट में, सपोज आप झारखंड में जॉब लेना चाहते हो, तो आपको झारखंड का रेसिडेंस होना कंपलसरी है। तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है। तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉ रिक्वायरिंग रेसिडेंस एंड विद इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर सर्टेन पब्लिक जॉब्स। तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास। ये क्वेश्चन यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है। जैसे तेलंगाना हैज लोकल कोटा फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कि तेलंगाना के अंदर जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स आएंगे उनका सपोज 80% जॉब जो है वो तेलंगाना के रेसिडेंस के लिए ही फिक्स होगा, 20% ओपन टू ऑल रहेगा। हर स्टेट अपना अपना करता है। जैसे बिहार में मान लीजिए 60-40 का रूल है
यानी कि 60% बिहार के लोगों को ही मिलेगा, 40% आउटर है। तो इसको लेके काफी सारा बवाल होता है। ये एक पॉइंट है, डिबेटेबल पॉइंट है कि रेसिडेंस का रिक्वायरमेंट को हटाया जाए या ना हटाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3, और ये पावर पार्लियामेंट के हाथ में, याद रखना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4, रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास, यानी कि स्टेट कुछ सीट्स रिजर्व कर सकता है अगेन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। यहां पे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को नहीं मिलेगा, ठीक है। और यही ओबीसी का भी है, अदर बैकवर्ड क्लास जो होते हैं उनको भी मिलता है, यानी कि स्टेट में रिजर्वेशन आपको मिलेगा फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4A, ये क्या कहता है, इसे 77th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1995 से ऐड किया गया था। अलाउज रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स इन प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कि ये रिजर्वेशन प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन का बात कर रहा है, यानी कि जो प्रमोशन होगा वो भी, इसमें भी रिजर्वेशन मिल सकता है, ठीक है। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4B, कैरी फॉरवर्ड रूल। कैरी फॉरवर्ड रूल क्या है, बेसिकली 50% सीट जो है वो तो आपका रिजर्व रहेगा। अब इस 50% सीट का 30% सीट ही फिल हुआ, तो ये 20% सीट क्या हो गया, वैकेंट हो गया। तो ये 20% सीट नेक्स्ट वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि वैकेंसीज टू बी कैरीड टू फ्यूचर ईयर्स एंड ट्रीटेड एज अ सेपरेट कोटा, यानी कि जो वैकेंसीज इस बार फिल नहीं हो पाई उसको अगले वैकेंसीज में फिल किया जाएगा। इसी को कहते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल, और ये 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 से ऐड किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एम लक्ष्मीकांत के सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किए गए। नेक्स्ट आर्टिकल 16 सब क्लॉज 5 कि पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के ऑफिस को हेल्ड करने के लिए आपको उस रिलीजियन से बिलोंग करना होगा। जैसे प्रिवेंट्स नॉन हिंदू फ्रॉम होल्डिंग रिलीजियस पोजीशंस इन हिंदू इंस्टीट्यूशन। अब आप मुस्लिम हो तो आप हिंदू के यहाँ कोई पोजीशन, ऑफिस, हिंदू के टेंपल में कोई पोजीशन नहीं ले सकते, और आप अगर हिंदू हो तो मुस्लिम्स के टेंपल्स में कोई आप पोजीशन नहीं ले सकते, मॉस्क्यूज में। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर रिलीजियंस ऑफिस को होल्ड करने के लिए आपको उस रिलीजन से होना होगा। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन किया जा सकता है, इसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो सब क्लॉज 16 सब क्लॉज 5 बोलता है, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 5। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 17 में, जो कि अनटचेबिलिटी का बात करता है, छुआछूत। क्योंकि छुआछूत आप देखोगे तो इंडिया में बहुत ज्यादा पहले के समय में चलता था, आज के समय में भी आप कई कई गांव में जाओगे तो आप देखोगे कि लोअर कास्ट वाले अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट वाले के यहाँ पानी भी नहीं पीते हैं। तो अनटचेबिलिटी कहीं ना कहीं आज भी इंडिया में प्रैक्टिस हो रहा है। तो अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन, यानी कि ये एबॉलिश भी किया जाता है, और अगर किसी टाइप से प्रैक्टिस हो रहा है तो उसको बंद करवाने का ही बात होता है, ठीक है। और ये एक ऑफेंस पनिशेबल लॉ है, यानी कि आपको इसके लिए पनिश किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिकल 17 राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है। ये अनटचेबिलिटी, हर एक तरीके के अनटचेबिलिटी को खत्म करने का बात करता है, और ये बोलता है कि अनटचेबिलिटी को बैन तो करना ही है, साथ ही साथ इसे पनिशेबल ऑफेंस भी बनाया गया है। और ये जो अनटचेबिलिटी है ये सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, पॉलिटिकल, हर एक टाइप का अनटचेबिलिटी इसमें आता है, चाहे वो सोशल हो, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, या शिक्षा से रिलेटेड, या पॉलिटिकल, राजनीतिक, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 17 में आएगा। इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस कुछ देख लीजिए कि ये कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया, बट सुप्रीम कोर्ट के काफी सारे जजमेंट से ये पता चलता है कि ये ट्रेडिशनल अनटचेबिलिटी और जो कास्ट सिस्टम चला आया है उससे रिलेटेड है। ओनली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ खाली यहाँ पे डील होता है। सोशल बॉयकट, यानी कि समाज के लोग आपको बॉयकट कर रहे हैं। पर्सनल डिसलाइक, कोई आपको पर्सनली नहीं डिसलाइक करता, जैसे कोई इंसान को आप पर्सनली नहीं लाइक करते हो तो आप उसको अनटचेबिलिटी के तहत ट्रीट नहीं कर सकते, वो आपका पर्सनल मैटर है। तो यहाँ पे खाली कास्ट बेस, यानी कि जाति के आधार पे जो अनटचेबिलिटी होता है उसको खाली यहाँ पे कवर किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि इट डज नॉट कवर अ सोशल बॉयकॉट और पर्सनल डिसलाइक। तो यस,
पर्सनल डिसलाइक आपका इसमें नहीं आता है, ठीक है। लीगल इम्प्लीकेशंस क्या है, तो इसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 बनाया गया, क्योंकि बिना लॉ के आप पनिश कैसे करोगे। तो ये आर्टिकल 17 को तीथ दिया, यानी कि आर्टिकल 17 को पावर दिया अरेस्ट करने का। पहले इसका नाम था अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, बाद में चेंज करके सिविल प्रोटेक्शन सिविल राइट्स एक्ट 1955 किया गया। डिनाइंग एक्सेस इन पब्लिक प्लेस, रिफ्यूजिंग सर्विस, सोशल बॉयकट्स के अंदर आता है, ठीक है। अगर आप किसी को पब्लिक प्लेस में कुछ हरास करते हो, उसको कुछ सर्विस देने से मना करते हो, तो ये भी अनटचेबिलिटी के अंदर आता है। इसके लिए आपको इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है और फाइन्स भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है। लैंडमार्क जजमेंट, पीपल्स ऑफ यूनियन डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 17 इज डायरेक्टली इन्फोर्सेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज, यानी कि ये स्टेट के अगेंस्ट तो है, साथ ही साथ ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी है। यानी कि किसी प्राइवेट प्लेस में भी आपका अनटचेबिलिटी अगर प्रमोट किया जा रहा है तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। नॉट जस्ट स्टेट, इवन प्राइवेट सिटीजन कैन हेल्ड गिल्टी, यानी कि कोई अगर इंडिविजुअल किसी के साथ अनटचेबिलिटी प्रमोट कर रहा है तो उसे भी क्या किया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी अनटचेबिलिटी को प्रमोट नहीं कर सकता, ये आर्टिकल 17 बोलता है। अब आते हैं लास्ट, राइट टू इक्वालिटी का, आर्टिकल 18, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। किसी भी टाइप्स के टाइटल्स यहां पे देने से मना किया जाता है, बट यहां पे मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स आपको दिए जा सकते हैं, ठीक है। नो सिटीजन शैल एक्सेप्ट अ टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट्स, किसी भी फॉरेन स्टेट से आप टाइटल नहीं एक्सेप्ट कर सकते। नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी फॉरेन स्टेट। आपने इंडिया के अंदर किसी पोजीशन में आप जॉब कर रहे हो, सपोज इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जॉब कर रहे हो, और किसी फॉरेनर कंट्री से आपको कुछ टाइटल मिलने जा रहा है, तो आप बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के वो टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज के बारे में याद रखना है कि कोई भी टाइटल्स नहीं मिल सकता, एकेडमिक और मिलिट्री को छोड़ के फॉरेन स्टेट से भी नहीं ले सकते, और लेना भी है तो प्रेसिडेंट का कंसर्ट लेना होगा, प्रेसिडेंट नॉट प्राइम मिनिस्टर। तो सब क्लॉज 1 क्या बोलता है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स बाय स्टेट, यानी कि स्टेट भी कोई टाइटल्स नहीं दे सकता। जैसे पहले के समय में काफी सारा टाइटल चलता था, सर, महाराजा, राजाधिराज, इस तरीके के कोई भी आर्टिफिशियल टाइटल्स आपको नहीं दिए जा सकते, क्योंकि ये सोशल डिस्टिंक्शन को प्रमोट करता है, ये दिखाता है कि आप किसी से बड़े हो। तो बेसिकली आर्टिकल 17 और आर्टिकल 15 को प्रमोट करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन कम करने के लिए आर्टिकल 18 में एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स लाया गया है, यानी कि कोई भी आपको टाइटल्स नहीं देना है। मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स आर प्रमोटेड, ये मिल सकता है क्योंकि ये आपका एक पोजीशन को बताता है, और साथ ही साथ परमवीर चक्र, पीएचडी, ये सब अलाउ है क्योंकि ये आपके एकेडमिक टाइटल्स है, आपने खुद से पाए हैं ये, ठीक है। वाई, क्यों टाइटल्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये इक्वालिटी को प्रमोट करता है। एंड ऑफ फ्यूडुअल प्रैक्टिसेस, फ्यूडुअल यानी कि मैं किसी से बड़ा हूं, अब आप किसी को बोल रहे हो महाराजा, महाराजा मीन्स कि आप उसको अपने से बड़े ट्रीट कर रहे हो, तो फ्यूडुअल प्रैक्टिसेस, लॉर्ड्स एंड सर्व्स का कॉन्सेप्ट को खत्म करना जा रहा है, और एरिस्टोक्रेट्स क्लास को प्रिवेंट करता है क्रिएशन से। टाइटल्स का देना मतलब कि आप कहीं ना कहीं एरिस्टोक्रेटिक क्लास को जन्म दे रहे हो, तो इससे भी ये रोकता है। सब क्लॉज 2, नो एक्सेप्टेंसी ऑफ फॉरेन टाइटल्स बाय सिटीजन्स, फॉरेन टाइटल्स किसी सिटीजन्स के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये क्यों, ताकि आप इंडिया के प्रति लॉयल रहो और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ना हो पाए। ऑल्दो आप प्रेसिडेंट के परमिशन से इसको ले सकते हो, तो ये याद रखना, प्रेसिडेंट के परमिशन से ये अलाउ है। सब क्लॉज 3, नो ऑफिस एनरोलमेंट्स फ्रॉम फॉरेन स्टेट फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी कि जो भारत सरकार के यहाँ काम कर रहे हैं, वो कोई भी फॉरेन कंट्री से टाइटल्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट बाय प्रेसिडेंट कंसर्ट, प्रेसिडेंट के कंसर्ट के बाद ही आपको वो मिलेगा। तो कैन नॉट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट्स, पेमेंट और ऑफिस ऑफ फॉरेन स्टेट्स, ना आप कोई गिफ्ट ले सकते हो ना कोई पेमेंट ले सकते हो विदाउट प्रेसिडेंट कंसर्ट।